हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में हम रिलेशन फंक्शन संबंध फलन जो 12th क्लास का पढ़ा रहे थे उसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए। तो प्रीवियस लेक्चर में या इसके पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्या पढ़ाया था, आपको फलन तक बताया था। अब फलन के प्रकार बताने हैं। तो फलन के 8 प्रकार बताने हैं आपको। 8 आच्छादक, अंताक्षेपी, एकैकी, बहुएक, बहुएक आच्छादक, बहुएक अंताक्षेपी, एकैकी आच्छादक, मतलब इस तरीके से भी बता रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ज़रूरी, अगर इनको आप ढंग से नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। और फ्यूचर में अगर आप कहीं भी कंपटीशन के किसी भी क्षेत्र में अगर तैयारी करने जाएंगे तो संबंध फलन ये ऐसा चैप्टर है कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कंपटीशन के किसी भी एरिया में जाएंगे, इसलिए गौर से पढ़िएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 100% समझा पाऊँ। और इसीलिए कहते हैं कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, आप सोचते हुए हर वीडियो में बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको क्लास 12th के हर एक चैप्टर का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी चैप्टर में जितने लेक्चर होंगे हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको अलग अलग पढ़ने में, ढूंढने में वीडियो दिक्कत हो रही तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। कमेंट्स करिए तो हमें भी पता चले कि पढ़ के कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स जरूर करिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कमेंट्स करिए। और सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए ताकि आने वाले समय में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, तो फलन के प्रकार, ये ऐसी चीज़ है जो मोस्टली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि मतलब थोड़ा सा दिमाग में उनके डर बना रहता है। तो फलन के प्रकार में सबसे पहले समझना है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, इसको बोलते हैं आंटू फंक्शन, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं आंटू फंक्शन। देखिए, हम आपको पूरा समझाएंगे, गौर से देखिएगा। यदि कोई फलन f सच दैट a टेंड्स टू b, इसका मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था। हमने कहा था f कोई फलन है जो समुच्चय a से b पर परिभाषित है। यदि कोई फलन f a से b पर इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय b का प्रत्येक अवयव, देखिए कि समुच्चय b का प्रत्येक अवयव, ये बहुत गौर से समझिएगा, बहुत जरूरी। डिफिनीशन अगर समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के कम से कम, समुच्चय A के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, अवश्य हो, तो इसे आच्छादक फलन कहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे तो इसे आच्छादक फलन कहते हैं। जो आपने लिखा है इसको हम आपको 100% समझाएंगे, बस केवल आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ढंग से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि कोई फलन, देखो अब यहाँ पर कोई के बाद फलन लिखना भूल गए, यहाँ पर लिखेंगे फलन। फलन लिख दो या प्रतिचित्रण लिख दो, आपको बताया था प्रतिचित्रण भी बोलते हैं। यदि कोई फलन f सच दैट, ये एरो लगा के लिखा है, एरो भैया, एरो ऐसे। यदि कोई फलन f सच दैट a टेंड्स टू b, मतलब कोई फलन f समुच्चय a से b पर इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, तो इसे आच्छादक फलन कहते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल से दर्शाते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझानी भी है। देखिए, जैसे मान लो ये a है, इधर मान लो ये b है, तो यहाँ पर ये मान लो a b c d e, इधर ऐसे 1 2 3 4। अब देखिए ऐसे, इस तरीके से देखिए
अब देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव मतलब समुच्चय बी में कोई छूटना नहीं चाहिए। समुच्चय बी में कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मतलब देखो कोई छूटा नहीं है। समुच्चय ए के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। जैसे यहाँ पर कम से कम एक का मतलब एक से ज़्यादा का प्रतिबिंब भी हो सकता है। जैसे 2 है, 2 किसका प्रतिबिंब है, बी का भी है और डी का भी है। जो 2 है, देखिए जो 2 है वो किसका प्रतिबिंब है, यहाँ पर समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव का मतलब हो गया कि समुच्चय बी में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। समुच्चय बी में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, कोई सिंगल अवयव छूटना नहीं चाहिए। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। कम से कम एक मतलब एक से ज़्यादा का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 है, ये 2 अवयवों का प्रतिबिंब है, बी का भी प्रतिबिंब है, डी का भी। जैसे बोला जाए ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 3, डी का प्रतिबिंब 2, ई का प्रतिबिंब 4। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव का मतलब हो गया कि समुच्चय बी में कोई बचना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए। प्रत्येक शब्द का मतलब है हो गया सारे, कोई छूटेंगे नहीं, सारे अवयव। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब हो। समुच्चय ए के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब मतलब एक से ज़्यादा का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये जो 2 है, ये बी का भी प्रतिबिंब है और यही 2 डी का भी प्रतिबिंब है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए बराबर 1, एफ बी बराबर 2, एफ सी बराबर 3, एफ डी बराबर 2, एफ ई बराबर 4। या फिर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ए कामा 1, ए कामा 1 यहाँ बी हो, अच्छा बी ए, बी, बी कामा 2, सी कामा 3, डी कामा 2 और ई कामा 4। देखिए आप पिछले लेक्चर पे चले जाइए, जिन्होंने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि फंक्शन कब होता है। हमने कहा था कि जिससे ये x वाला अवयव लिया गया है, जिस समुच्चय से x वाला अवयव लिया गया उसका कोई छूटना भी नहीं चाहिए और उसका कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए। जिस समुच्चय से ये x वाला, ये क्रमित युग्म है x कामा y इस तरीके से बनते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको फलन के बारे में जब बताया था तो हमने कहा था कि x वाला अवयव जिस समुच्चय से लिया गया है, x वाला अवयव जिस समुच्चय से लिया गया है उस समुच्चय में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए और कोई भी 2 बार भी नहीं आना चाहिए। x वाले y के लिए कोई कंडीशन नहीं होती। अब देखो जैसे यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो ये y वाला है, y वाले में कोई छूट जाए, कोई रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। y वाले में कोई भी अवयव छूट जाए, कोई भी रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। y वाले में कोई भी अवयव छूटे, कोई भी रिपीट हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x वाले में कोई भी अवयव, x वाला अवयव जिस समुच्चय से लिया गया, x वाला जिस समुच्चय से लिया गया है उसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, x वाला अवयव जिस समुच्चय से लिया गया, यहाँ पर किस समुच्चय से लिया गया, a से, तो कोई भी छूटा नहीं। देखो a b c d e 5 आ गए और कोई रिपीट भी नहीं होगा, कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए, कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, देखो हमने क्या बोला था, इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। देखो तो डोमेन कौन हुआ, ये ए बी सी डी ई और परास, परास हमने कहा था ये जो प्रतिबिंब हैं, जो अवयव प्रतिबिंब है। पिछले लेक्चर में ये तो समझाया था कि जो अवयव प्रतिबिंब हैं वही परास होंगे। तो कौन कौन से अवयव प्रतिबिंब हैं, देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये परास हो गए। चाहे यहाँ से देख लो 1 2 3 2 4, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4, ये परास हो गया। 1 मिनट देख लें, कट तो नहीं रहा है, सबसे बड़ी चीज़ की वीडियो में आना चाहिए। हाँ ठीक है, कोडोमेन देखिए, कोडोमेन हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। हमने कहा था कि जो परास होंगे,
जो परास, जो अवयव प्रतिबिंब होंगे, जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वही परास होंगे। चाहे यहाँ से परास देख लो 1 2 3 2 4, तो दो बार नहीं लिखेंगे। और ये जो समुच्चय बी है, आपको प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने देखा उसके पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए जाके। बिल्कुल फलन आपके दिमाग में ना बस जाए तो कमेंट्स कर देना, बिल्कुल कमेंट्स करके बता देना कि नहीं आया। हमने बताया प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए जा करके, देखिए ज़रा। तो सबसे पहले क्या हुआ, कोडोमेन, ये पूरा समुच्चय ही कोडोमेन है। 1 2 3 4 ये पूरा कोडोमेन है। ये जो बी वाला समुच्चय है वो कोडोमेन है। बी वाला पूरा समुच्चय आ रहा है, बोर्ड में आ रहा है थोड़ा सा। बी वाला जो समुच्चय है वो पूरा कोडोमेन ही है। तो बी वाला पूरा समुच्चय देखिए कोडोमेन है। परास कौन होंगे, जो इन्वॉल्व होंगे, जो प्रतिबिंब होंगे, जो प्रतिबिंब होंगे वही परास होंगे। और ये पूरे समुच्चय, पूरे अवयवों का समुच्चय, बी वाला पूरा समुच्चय कोडोमेन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो परास कोडोमेन बराबर होती है। तो आपको बता दें आच्छादक फलन के लिए जो हमेशा परास होगी वो हमेशा कोडोमेन के बराबर होगी। आच्छादक फलन के लिए बिल्कुल नोट कर लेना, परास और कोडोमेन हमेशा बराबर ही होगी। आच्छादक फलन के लिए परास मतलब परिसर, या कोडोमेन बराबर ही होगी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ ए बराबर होगा बी। एफ ए किसके बराबर होगा, बी के। अब आप सोच रहे होगे एफ ए बराबर बी, ये मतलब क्या हुआ, देखो जैसे देखो एक मिनट, एफ ए बराबर बी क्यों होगा, क्योंकि एफ ए लिया तो कितना आया था 1, F2 लिया तो FB लिया तो कितना आया, देखो ए का मतलब ये हुआ, देखो ए का मतलब ये हुआ कि जैसे ए की जगह आप 1 रख रहे हो, थोड़ा सा देखिएगा तो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। ऐसे देखो, अगर ए की जगह आप बी रख रहे हो, ए की जगह अगर आप बी रख रहे हो, देखिए अगर ए की जगह आप बी रख रहे हो तो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। थोड़ा इसको भी समझा दें। और अगर ए की जगह आप सी रख रहे हो, ए की जगह आप सी रख रहे हो तो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। अगर ए की जगह आप बी रख रहे हो, ए की जगह आप बी रख रहे हो तब भी क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। और अगर ए की जगह आप ई रख रहे हो, इसका भी मतलब बता दें, ई रख रहे हो तब क्या बन रहा है, 4। तो देखो ये अवयव कौन से बनेंगे, ये अवयव अगर लिए जाएँ तो 1 2 3 4, 1 2, क्योंकि दो बार नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 यही तो आएंगे। तो ये किसके बराबर आएंगे, आएंगे तो बी के ही बराबर आएंगे। किसके बराबर, बी के बराबर। किसके बराबर आएंगे, बी के बराबर आएंगे। तो एफ ए बराबर बी का मतलब ये हो गया कि देखो एफ ए बराबर बी, ए की जगह अगर ए मतलब समुच्चय ए के अवयव, ए का मतलब क्या हुआ, समुच्चय ए के अवयव। तो समुच्चय ए में अगर ए लिया गया तो 1 आ गया, अगर समुच्चय ए का बी लिया गया तो 2 आ गया, अगर समुच्चय ए का सी लिया गया तो 3 आ गया, अगर समुच्चय ए की डी लिया गया तो फिर 2 आ गया, अगर समुच्चय ए का ई लिया गया तो 4 आ गया। तो क्या आएंगे 1 2 3 4, दो बार तो लिखेंगे नहीं, तो 1 2 3 4 आएगा तो किसके बराबर आएगा, बी का। मतलब ए वाले अवयव लेने पर पूरा समुच्चय क्या बन जाता है, बी ही बन जाता है। चाहे यहाँ इसीलिए बोला गया था कि परास किसके बराबर होगी, कोडोमेन के। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि परास कौन होंगे, जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वो। तो यहाँ पर सारे अवयव प्रतिबिंब हैं, यहाँ पर कोई अवयव ऐसा छूटा नहीं कि जो प्रतिबिंब ना हो। जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वही परास होंगे, जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वही परास होंगे। देखिए चारों अवयव प्रतिबिंब हैं, और जो पूरा समुच्चय बी होता है वो तो कोडोमेन ही होता है। तभी लिखा गया समुच्चय बी के का प्रत्येक अवयव समुच्चय के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होगा। तो इसे आच्छादक फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आच्छादक। पूरा आच्छादक का मतलब इससे होता है पूरा ढक लेना। पूरा ढक लेना मतलब देखो पूरे अवयव आ गए, कोई बचा नहीं, पूरे अवयव आ गए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो परास होगी वो कोडोमेन के बराबर होगी। आप दिमाग में बसा लो, ना पिछला लेक्चर देखा तो देख लो। अगर आपसे कोई पूछे परास कौन होंगे तो आप बताओगे जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वो परास होंगे, जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वही परास होंगे, जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वो परास होंगे। और पूरा का पूरा समुच्चय क्या होगा, कोडोमेन होगा। लेकिन आच्छादक फलन के लिए परास कोडोमेन के बराबर होता है। आच्छादक फलन के लिए परास कोडोमेन के बराबर होता है। चाहे कह दो एफ ए किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। अब थोड़ा सा इधर देखिए, अंताक्षेपी, दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी। अंताक्षेपी फलन, अंताक्षेपी, इसको इनटू बोलते हैं। अंताक्षेपी आ रहा है बोर्ड में, कैसे तो नहीं कट रहा। अंताक्षेपी को इंग्लिश में इनटू बोलते हैं। अरे बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। देखिए इसमें क्या होता है समझिएगा, इसमें और इसमें अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको भी साफ नहीं कर रहे, उसको बता रहे। देखिए लिखेंगे
यदि कोई फलन, इसमें क्या होगा, देखिए आपको अभी एक ट्रिक बताएंगे कैसे याद रखोगे, अभी एक ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद रखोगे कि आच्छादक कौन है, अंताक्षेपी कौन है, अभी एक ट्रिक भी बताएंगे। लेकिन इतना तो दिमाग में बसा लेना कि आच्छादक के लिए परास कोडोमेन के बराबर ही रहेगा, परास कोडोमेन के बराबर रहेगा, या एफ ए बराबर बी रहेगा, एफ ए बराबर बी रहेगा, या इसी को हम लोग अगर ऐसे भी लिख सकते हैं फलन में कि एफ एक्स बराबर वाई रहेगा, एफ एक्स बराबर वाई, या अगर इनको आप x वाले अवयव समझते हो, इनको y वाले समझते हो, तो एफ एक्स बराबर क्या रहेगा, y रहेगा, या एफ ए बराबर बी रहेगा। अगर आपसे कोई चलता फिरता इंसान पूछ ले कि बेटा परास क्या है, कोडोमेन क्या है, तो आप बताओगे परास जो अवयव प्रतिबिंब हैं वो परास हैं और पूरे अवयव कोडोमेन है। तो अगर कोई कह दे कि यहाँ तो पूरे प्रतिबिंब हैं और पूरे कोडोम, तो पूरे तो कोडोमेन है और प्रतिबिंब भी पूरे हैं, तो परास कोडोमेन के क्या हो गई, बराबर। लेकिन हर फलन में ऐसा नहीं होगा, हर फलन में ऐसा नहीं होगा कि परास कोडोमेन के बराबर ही हो। जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वही परास होंगे और पूरा समुच्चय वाला क्या होगा, कोडोमेन। इसीलिए इसको और इसको समझना बहुत जरूरी, इसलिए अगल बगल लिख रहे एक ट्रिक बता देंगे आपको, देखिएगा जरा गौर से। तो लिखेंगे यदि कोई फलन f समुच्चय a से b पर, अगर इसको कोई कह दे पढ़ के सुनाओ, तो वो लोग पढ़ ही नहीं पाते, लिख तो लिए पढ़ नहीं पाते, तो आप ऐसे कह देना कोई फलन f है जो समुच्चय a से b पर परिभाषित है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फलन f है जो समुच्चय a से b पर परिभाषित है, पर इस प्रकार परिभाषित है। थोड़ा सा माइक की लीड बढ़ा दे, देखिएगा, पर इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए, एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए जो समुच्चय A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो इसे अंताक्षेपी फलन कहते हैं। उधर देख ले, कट तो नहीं रहा वीडियो, देखिए पढ़ लीजिए, कितनी ज़बरदस्त डिफिनीशन है। थोड़ा भी ट्रिक भी बताएंगे। और ये यार कट रहा है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। देखिए अभी स्क्रीन से कट रहा था, अब पूरा आ गया। हाँ, स्क्रीन में थोड़ा सा कट रहा था, इसलिए थोड़ा सा घुमाना पड़ा डायरेक्शन। यदि कोई फलन f समुच्चय a से b पर इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय b में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए, या हो, ऐसे होना चाहिए लिख दिया, नहीं तो हो लिख दो केवल, कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो समुच्चय A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो इसे अंताक्षेपी फलन कहते हैं। अब देख लेंगे, अब तो कट नहीं रहा, शायद वीडियो में पूरा आना चाहिए, क्योंकि देखिए आएगा नहीं तो क्या समझोगे। हाँ पूरा आ रहा है, तो अंताक्षेपी कहते हैं। यदि कोई फलन f समुच्चय A से B पर इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो समुच्चय A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। अब देखिए जरा कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आएगा। देखिए ये A हो गया, मान लो ये B हो गया, इधर मान लो लिया आपने A B C D E, इधर 1 2 3 4 5 6 ले लिया, ऐसे मान लो इस तरीके से। अब देखिए, अब ऊपर पढ़िए जरा, अब समझ में आएगा। अब बोला गया यदि कोई फलन f समुच्चय A से B पर इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो, कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो समुच्चय A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। समुच्चय B में कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज़्यादा,
कम से कम एक का मतलब क्या हुआ, एक हो या एक से ज़्यादा हो। कम से कम एक का मतलब क्या हुआ, एक हो या एक से ज़्यादा हो। तो समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर हो जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो देखिए यहाँ पर 5 और 6, कम से कम एक का मतलब समुच्चय बी में कम से कम एक। देखो समुच्चय बी में कम से कम एक, तो समुच्चय बी में कम से कम एक का मतलब क्या हुआ, एक या एक से ज़्यादा। तो समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो, कम से कम एक का मतलब एक हो या एक से ज़्यादा हो, ऐसा अवश्य हो जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 ऐसे अवयव हैं समुच्चय बी में, 5 और 6 ऐसे अवयव हैं जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पर कम से कम एक का मतलब हो गया एक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक का मतलब हो गया एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 और 6, 5 और 6, देखिए यहाँ पर 5 और 6, समुच्चय बी में कम से कम एक, तो समुच्चय बी में कम से कम एक मतलब एक या एक से ज़्यादा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 5 और 6, समुच्चय बी में 5 और 6 ऐसे अवयव हैं जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, देखो यहाँ पर आप अगर बोला जाए परास, यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए परास, मेरी बात समझना, तो परास केवल वही अवयव होते हैं जो अभी इसमें समझा रहे थे, इसीलिए हमने इसको साफ नहीं किया ताकि आपको अंतर पता चल जाए। हमने कहा था परास केवल वही अवयव होते हैं, परास केवल वही अवयव होते हैं जो प्रतिबिंब होते हैं, जो प्रतिबिंब होते हैं परास। तो देखिए परास कौन है, 1 2 3 4, परास हुआ 1 2 3 4, ये परास हुआ, ये परास हो गई। और अगर कोडोमेन देखा जाए, कोडोमेन, तो हमने कहा था ये पूरा समुच्चय ही कोडोमेन होता है। परास केवल वो अवयव होते हैं जो किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं, परास केवल वो अवयव होते हैं जो किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं। तो यहाँ पर 1 किसका प्रतिबिंब है, ए का, 2 किसका प्रतिबिंब है, बी और सी का, 3 किसका प्रतिबिंब है, डी का, 4 किसका प्रतिबिंब है, ई का, 5 6 किसी के प्रतिबिंब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परिभाषा भी तो देखिए कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए। कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसमें, बी में, समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 और 6 ऐसे अवयव हैं समुच्चय बी में जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। और परास या परिसर वही अवयव होते हैं जो प्रतिबिंब होते हैं, परास या परिसर वो अवयव होते हैं जो प्रतिबिंब होते हैं, 1 2 3 4। और कोडोमेन पूरा समुच्चय हो गया। देखिए कोडोमेन 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए इसमें क्या था, परास और कोडोमेन बराबर था, क्योंकि परास में कितना आया था 1 2 3 4, और कोडोमेन में क्योंकि इसमें सारे के सारे अवयव क्या थे, सारे के सारे अवयव प्रतिबिंब थे। तो जो सारे के जो अवयव प्रतिबिंब होते हैं परास होते हैं, पूरा समुच्चय क्या होता है, कोडोमेन। तो इसमें सारे के सारे अवयव थे वो क्या थे, प्रतिबिंब थे, तो परास हो गए, और कोडोमेन भी यही हो गए। तो इसमें देखिए परास और कोडोमेन बराबर थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें परास और कोडोमेन बराबर नहीं है। इसमें क्या होगा, जो परास है ना वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट मतलब इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, उचित उपसमुच्चय। इसको क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय, ये चीज़ होती है, उचित उपसमुच्चय बोलते हैं। उचित उपसमुच्चय की खासियत होती है, जैसे ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, देखो उचित उपसमुच्चय फर्स्ट ईयर में अगर सेट थ्योरी में थोड़ा भूल गए हो तो याद दिला दे। उचित उपसमुच्चय का मतलब हो गया ए वाले सारे अवयव बी में होंगे और बी में एक आध एक्स्ट्रा जरूर होने चाहिए, चाहे एक का एक्स्ट्रा हो। ए वाले सारे अवयव बी में होंगे, ए वाले सारे अवयव बी में होंगे और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए। ए वाले अगर ऐसे लिखा हो, ए प्रॉपर सबसेट, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, हिंदी में बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। तो ए उचित उपसमुच्चय बी मतलब ए के सारे अवयव बी में होंगे, ए के सारे अवयव बी में होंगे और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए, एक अतिरिक्त जरूर, कम से कम एक तो एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए परास वाले सारे अवयव किसमें है, कोडोमेन में, और कोडोमेन में कम से कम एक एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए, एक ज़्यादा, कम से कम एक अवयव तो ज़्यादा होना ही चाहिए, कम से कम एक अवयव ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एक ज़्यादा हो या एक से
और अधिक, तो कम से कम एक एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए। ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब ए के सारे अवयव बी में होंगे और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर परास क्या है, प्रॉपर सबसेट है, किसका, कोडोमेन का, मतलब परास वाले अवयव किसमें होंगे, कोडोमेन में, और कोडोमेन में कम से कम एक आध एक्स्ट्रा, कम से कम एक तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। तो आप चेक कर लो, परास वाला क्या है 1 2 3 4 और कोडोमेन वाले क्या है 1 2 3 4 5 6। देखो तो परास वाले सारे अवयव किसमें हैं, कोडोमेन में, और कोडोमेन में कम से कम एक एक्स्ट्रा तो होना ही चाहिए। तो देखो परास वाले सारे किसमें हैं, कोडोमेन में, और कोडोमेन में कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये कम से कम एक एक्स्ट्रा मतलब एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो 5 और 6 ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा है, 5 और 6 अवयव ऐसे हैं जो क्या है, एक्स्ट्रा है। 5 और 6 अवयव ऐसे हैं जो क्या हैं, एक्स्ट्रा है। देखिए मतलब परास वाले, परास तो वही होंगे जो प्रतिबिंब होंगे, जो प्रतिबिंब होंगे, जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वो परास होंगे, लेकिन उस कोडोमेन में क्या होंगे, पूरे के पूरे अवयव आ जाएंगे। तो देखो परास वाले, ये प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ, परास वाले सारे के सारे कोडोमेन में होना चाहिए, कोडोमेन में कम से कम एक आध एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा के तौर पर कौन है, 5 और 6। देखिए यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया था परास बराबर कोडोमेन या FA बराबर B, तो यहाँ पर क्या होगा, FA B के बराबर नहीं होगा, FA वही उचित उपसमुच्चय होगा B का, FA B का उचित उपसमुच्चय होगा, मतलब FA वाले सब किस में होंगे, B में, और B में कम से कम एक आध एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए। कैसे, देखो FA वाले आप यहाँ कैसे निकालोगे, देखो FA, A की जगह A ले लो तो कितना आएगा, देखो 1 आएगा, ठीक। A की जगह आप B ले लो, A की जगह A का मतलब हो गया यहाँ पर समुच्चय A के अवयव, तो A की जगह अगर आप B लेते हो तो कितना आएगा, देखो 2 आएगा। अब अगर आप A की जगह C लेते हो तो कितना आएगा, तब भी 2 आएगा। अगर A की जगह आप D लेते हो तो कितना आएगा, 3 आएगा। E लेते हो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इनका देखो FA का जो समुच्चय बनेगा, ऐसे देख लो, FA का जो समुच्चय बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा 1 2 3 4, यही तो बनेगा, यही FA का समुच्चय, यही 1 2 3 4 बनेगा। FA का समुच्चय 1 2 3 4, इसमें भी देखो ये FA का ही समुच्चय था, ये FA का समुच्चय क्या था 1 2 3 4, तो इसमें B भी कितना था 1 2 3 4, लेकिन इसमें आप देखो FA का समुच्चय क्या बना 1 2 3 4 1 2 3 4, तो B के बराबर नहीं हो रहा, ये B के बराबर नहीं हो रहा क्योंकि B में और भी क्या है 5 6 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो FA है वो प्रॉपर सबसेट है B का, वो प्रॉपर सबसेट है B का, FA है, FA प्रॉपर सबसेट है B का, चाहे कि जो परास है वो प्रॉपर सबसेट है B का। और प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या बताया कि जैसे FA वाले सब किस में होंगे, B में, और B में कम से कम एक एक्स्ट्रा तो होना ही चाहिए। B में FA वाले सब किस में होंगे, B में, और B में कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो B में एक्स्ट्रा के तौर पर कौन है, 5 और 6। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, आपको बताया गया, जैसे मान लो इसको दूसरे तरीके से आप लिखना चाहो तो F बराबर क्या लिख सकते हो, ऐसे A कामा 1। एक मिनट देख लें आ रहा है कि नहीं, जो पता लगे ना आ रहा हो तो फिर कहाँ से समझोगे वीडियो में। अरे आ रहा है भैया, A कामा 1, A कामा 1, B कामा 2, C कामा 2, D कामा 3 और E कामा 4, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एक मिनट फिर से चेक कर लें आया कि नहीं आया। A कामा 1 आ गया, पूरा आया। देखिए A कामा 1, B कामा 2, A कामा 1, B कामा 2, C कामा 2, D कामा 3, E कामा 4। आपको ये भी बताया गया था कि फलन कब होगा, जिससे ये x वाले अवयव लिए गए जिस समुच्चय से, उसका कोई छूटना नहीं चाहिए, उसका कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आपके जो 5 6 छूट तो रहे हैं, तो हमने 20 बार समझाया, इधर छूटे कोई मतलब नहीं, इधर का कोई छूटना भी नहीं चाहिए, इधर का कोई छूटना चाहिए। ये जो क्रमित युग्म बने हैं इनमें से जो x वाला अवयव लिया गया है इनमें से कोई छूटना नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। देखो तो A B C D E में कोई छूटा, A B C D E नहीं छूटा, और इनका कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए। अब आपके जो 2 रिपीट तो हो रहा है, तो 2 इधर का रिपीट हो रहा है, y वाला रिपीट हो रहा है, x वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपको अंताक्षेपी और आच्छादक में कैसे, तो आप ऐसे ध्यान रखना ट्रिक से, आच्छादक में क्या होगा, b में कोई बचना नहीं चाहिए, और अंताक्षेपी में क्या होगा, b में बचना जरूर चाहिए, बस ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। देखो यहाँ पर b में कोई बचा नहीं और यहाँ b में बचा है कौन, 5 6 बचा है कि नहीं बचा। तो आप ऐसे भी ट्रिक से ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि आच्छादक कब होगा, जब b में कोई ना बचे, और अंताक्षेपी कब
होगा? जब बी में कम से कम एक जरूर बचे। तो आच्छादक कब होगा? जब बी में कोई ना बचे। और अंताक्षेपी कब होगा? जब बी में कम से कम एक जरूर बचे। आच्छादक कब होगा? जब बी में कोई ना बचे, और जब कोई नहीं बचता तभी परास कोडोमेन के बराबर होती है। और अंताक्षेपी कब होगा? जब बी में कम से कम एक जरूर बचे। अंताक्षेपी कब होगा? जब बी में कम से कम एक जरूर बचे। कम से कम एक मतलब एक तो बचना चाहिए, एक से ज़्यादा बच जाए और अच्छी बात है। तो कम से कम एक जरूर बचे। तो इसमें क्या होगा? बी में कुछ ना बचे और बीच में कुछ ना कुछ जरूर बचे। और जब बचता है तभी परास कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होता है। मतलब परास वाले सब कोडोमेन में होंगे, लेकिन कोडोमेन में एक्स्ट्रा जरूर होंगे। तो परास तो वही होंगे जो प्रतिबिंब हैं, लेकिन कोडोमेन में तो पूरे आ जाएंगे। तो कौन बच जाएगा? 5 6। तो ये 2 फलन के हमने वैरायटी बताई। आप जरा इनका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर आगे बताते हैं जल्दी से। अब देखिए एकाएकी फलन, 1-1 फंक्शन बोलते हैं इसको, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन बोलते हैं, 1-1 फंक्शन, 1-1 मैपिंग। देखो तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। लिखेंगे यदि कोई फलन f समुच्चय a से b पर, f कोई फलन है जो समुच्चय a से b पर इस प्रकार परिभाषित है, कि समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों, कि वो 2 समझा दिए, इनको भी समझना, भिन्न भिन्न अवयवों, भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों, समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो इसे एकाएकी फलन कहते हैं। आगे लिख देना, तो इसे एकाएकी फलन कहते हैं। क्या लिखा? यदि कोई फलन f समुच्चय A से B पर इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। देखिए जरा, जैसे ये मान लीजिए कोई A है समुच्चय, ये कोई समुच्चय है B, थोड़ा समझिएगा, A B C D 1 2 3 4 5 ऐसे भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, ऐसे भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। देखिए भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। A का प्रतिबिंब 1, B का प्रतिबिंब 2, C का 3, D का 4। तो ये हो गया एकाएकी फलन। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो ये एकाएकी के साथ साथ अंताक्षेपी भी है। एकाएकी क्यों है? क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, भिन्न भिन्न अवयव। अगर आप यहाँ पर ऐसे और कर दो, ई बना के 4 कर दो, तो एकाएकी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं होंगे। डी का भी प्रतिबिंब 4 हो जाएगा, ई का भी 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा? भिन्न भिन्न अवयव, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न का मतलब क्या हुआ? अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब हो। अगर आप ई बना के फिर 4 से मिला दो तो डी का प्रतिबिंब भी 4 हो जाएगा, ई का भी 4 हो जाएगा। तो एकाएकी नहीं होगा, फिर एकाएकी नहीं होगा, फिर एकाएकी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए एकाएकी के साथ साथ अंताक्षेपी भी है। अभी आपको ट्रिक बता रहे थे कि अगर बी में कुछ छूट जाए तो अंताक्षेपी, अगर कुछ ना छूटे तो आच्छादक। तो एकाएकी तो है ही है, ये एकाएकी के साथ साथ ये अंताक्षेपी भी है, एकाएकी के साथ साथ अंताक्षेपी भी है। एकाएकी क्यों है? क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। भिन्न भिन्न अवयवों के, जैसे ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 3, डी का प्रतिबिंब 4। तो एकाएकी है ये। इसको ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, A,1, B,2, C,3 और D,4। तो देखिए एकाएकी तो है ही है। एकाएकी के साथ साथ अगर आपसे कोई पूछे एकाएकी के अलावा भी और कुछ है तो आप बताओगे एकाएकी के अलावा अंताक्षेपी भी है। अंताक्षेपी क्यों? क्योंकि बी में कुछ छूट गया। ट्रिक बताया कि अगर बी में कुछ ना छूटे तो आच्छादक, और बी में कुछ छूटे तो
अंताक्षेपी। चाहे क्यों, परिभाषा क्या बताई थी अभी कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए। जो अंताक्षेपी की परिभाषा उधर बताई थी कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए। देखो, समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो 5 एक ऐसा अवयव, कम से कम एक मतलब एक या एक से ज़्यादा, तो 5 एक ऐसा अवयव समुच्चय बी में जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन ये एकाएकी है, एकाएकी के साथ साथ अंताक्षेपी भी है। तो क्या बताया गया कि भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। इसको सवाल लगाते समय क्या करेंगे, देखिए सवाल लगाते समय यदि fx1 fx2 के बराबर कर दिया जाए तो फिर x1 भी x2 के बराबर आना चाहिए। अगर fx1 fx2 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि x1 भी x2 के बराबर होगा। मतलब अगर सेम प्रतिबिंब है, दो सेम प्रतिबिंब हैं, तो इसका मतलब ये x1 x2 भी सेम ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग अवयवों के अलग अलग ही प्रतिबिंब होते हैं। तो सवाल लगाते समय इसको ऐसे किया जाता है, fx1 fx2 के बराबर। अगर fx1 fx2 के बराबर आ रहा है तो x1 भी x2 के बराबर ही होगा। अगर मान लो कोई आपसे कह दे कि fb बराबर 3 है और f थोड़ी देर के लिए fc बराबर 3 है, तो इसका मतलब देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि fb का मान fc के बराबर हुआ, तो इसका मतलब bc के बराबर ही होगा, अलग नहीं होगा। अगर अलग होगा तो फिर एकाएकी नहीं होगा। अगर ये दो अवयवों के प्रतिबिंब बराबर आ रहे तो दोनों अवयव भी बराबर होंगे। अगर दो अवयवों के प्रतिबिंब बराबर आ रहे, दोनों अवयव ही बराबर होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सवाल लगाते समय एकाएकी के सवाल लगाते समय क्या करोगे आप, fx1 को fx2 के बराबर करोगे। अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो समझ जाना एकाएकी है। या फिर ऐसे भी होगा कि fx1 अगर fx2 के बराबर ना हो तो फिर x1 भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x1 भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x1 भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। सवाल लगाते समय की हम बात कर रहे हैं कि सवाल कैसे लगाया जाएगा, कि अगर fx1 को सवाल लगाते समय अगर आप fx1 को fx2 के बराबर करोगे तो फिर x1 भी x2 के बराबर आएगा। और अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं करोगे तो फिर x1 भी x2 के बराबर नहीं ही आना चाहिए। तो x1 भी x2 के बराबर नहीं ही आना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल गौर से देखिएगा। अगर fx1 fx2 के बराबर करने पर x1 बराबर x2 सिद्ध हो जाए तो समझ जाओ एकाएकी है। या फिर fx1 fx2 के ना बराबर करने पर x1 भी x2 के ना बराबर आए तो समझ जाना कैसा है, तब भी एकाएकी ही है। अब देखिए, एक होता है बहुएक। एकाएकी का मतलब है, हो गया, अगर एकाएकी को तोड़ के समझें तो एकाएकी का मतलब हुआ एक एक। एकाएकी का मतलब क्या हुआ, एक का एक। अब देखिए बहुएक समझिए, बहुएक फलन। बहुएक फलन, तो बहुएक फलन समझिए, जिससे इसका बहुएक मतलब बहुत और एक। बहुएक मतलब क्या हुआ, एक तरफ बहुत और एक तरफ क्या है, देखिए एक। इस एकाएकी में एक एक, इसमें बहुत और, हाँ देखिए बहुएक। तो बहुएक में क्या होता है कि जैसे आपको बताया कि बहुत और एक, तो ये देखिए इसको भी समझना भाई, ये 4 फलन ही मेन है। बहुत, ये चौथा, यदि कोई फलन f समुच्चय a से b पर इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि, 1 मिनट कट तो नहीं रहा है, की के आगे देखें जरा, वीडियो में कटना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, भी है जगह की समुच्चय ए के भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न 2 या 2 से अधिक अवयवों का, 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय B में एक ही प्रतिबिंब हो, समुच्चय B में एक ही प्रतिबिंब हो, समुच्चय B में एक ही प्रतिबिंब हो, इसको पढ़िए। तो इसे बहुएक फलन कहते हैं, इसे बहुएक फलन कहते हैं।
समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो तो इसे, यदि कोई फलन f समुच्चय ए से बी पर इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो तो इसे बहुएक फलन कहते हैं। थोड़ा समझिएगा कैसे, देखिएगा बहुत अच्छी चीज़ है भैया। जैसे ये ए बी सी डी ई 1 2 3 4 इस तरीके से ये देखिए समुच्चय ए के भिन्न भिन्न, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक, इसको देखिए समुच्चय इस तने को देखिए, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो तो दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो। समुच्चय ए के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय ए के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो। तभी तो देखो बोला गया बहु एक, समझिए बहु एक का मतलब देखो बहु एक तो इधर इसको बोलेंगे बहु और इसको क्या बोलेंगे एक, मतलब बहु का मतलब बहुत और इधर एक मतलब बहुत का मतलब बहु का मतलब बहुत, बहुत का मतलब एक, बहुत का मतलब दो तीन, जैसे दो या तीन, एक को तो बहुत बोलेंगे, एक से ज़्यादा होंगे तभी तो बहुत होंगे जाके, तो एक से ज़्यादा होंगे तभी बहुत होंगे जाके। एक से ज़्यादा मतलब कितना आएगा, दो या दो से ज़्यादा, तो बहुत और इधर एक मतलब इधर बहुत अवयव हो और उधर उसका प्रतिबिंब एक ही हो, तभी उसका नाम भी देखो नाम से याद रख सकते हो, इधर के बहुत और इधर का एक ही प्रतिबिंब। बहुत का मतलब दो या दो से ज़्यादा तो होने ही चाहिए, बहुत का मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा तो होने चाहिए, तो इधर के बहुत और इधर का एक, मतलब बहुत का मतलब दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो, तो बहुत और इधर का एक। देखो तो इधर के बहुत में कौन हो गया, सी डी ई, इसी को बोलेंगे समुच्चय ए के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयवों का, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयवों का, समुच्चय बी के अरे समुच्चय ए के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में देखिए एक ही प्रतिबिंब है, समुच्चय बी में देखो एक ही प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कौन है, तीन। देखो जैसे सी का प्रतिबिंब, सी का प्रतिबिंब तीन, डी का प्रतिबिंब तीन, ई का प्रतिबिंब वो भी कितना है देखो तीन। ये तो इधर के देखो बहुत हो गए सी डी ई, तो इधर के बहुत हो गए, इधर प्रतिबिंब तो एक का ही है कि नहीं है। अब देखिए तो ये बहु एक तो है ही है और बहु एक के साथ साथ अंताक्षेपी भी है। अंताक्षेपी क्यों, क्योंकि चार छूट रहा है, अगर बी में कोई छूट जाए बच जाए तो अंताक्षेपी, ना बचे तो आच्छादक। अगर चार हटा दो तो अब आच्छादक है, बहु एक के साथ साथ आच्छादक भी है। बहु एक के साथ साथ आच्छादक क्यों है, आच्छादक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई छूटा नहीं। आच्छादक की परिभाषा क्या बताई थी कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव मतलब बी में कोई छूटना नहीं चाहिए, बी में कोई ना छूटे तो आच्छादक, बी में कोई छूटे तो अंताक्षेपी। तो समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। तो बहु एक के साथ साथ आच्छादक भी हो गया अगर चार हटा दिया जाए। अच्छा इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसकी एक खासियत होती है कि fx1 fx2 के बराबर होता है, लेकिन x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होगी। देखिए एकाएकी और इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर fx1 को fx2 के बराबर करने पर x1 भी x2 के बराबर आ जाए, अगर fx1 को fx2 के बराबर करने पर x1 भी x2 के बराबर आ जाए तो एकाएकी होगा। लेकिन अगर fx1 को fx2 के बराबर करने पर x1 x2 के बराबर ना है तो बहुएक होगा। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखो fc का मान और fd का मान दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि fc का मान भी 3 है और fd का मान भी 3 है, तो fx1 किसके बराबर, fd। लेकिन आप देख सकते हो कि cd के बराबर नहीं है। आप कहते हो cd के बराबर क्यों नहीं, क्योंकि पहले बोला गया a के भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब क्या हुआ, अलग अलग। भिन्न भिन्न का मतलब क्या हुआ, एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। a के भिन्न भिन्न, तो ये c और d किसके अवयव हैं, किसके, ए के ही तो हैं, तो सी और डी कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे मतलब अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे मतलब समान नहीं होंगे, और समान नहीं होंगे मतलब बराबर नहीं होंगे। लेकिन देखो एफ सी का मान 3 है और एफ डी का मान भी 3 है, और कह दिया जाए एफ ई का मान भी 3 है, तो एफ सी तो एफ डी के बराबर है, एफ एक्स वन तो एफ एक्स टू के बराबर है, लेकिन एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है। एफ एक्स वन तो एफ एक्स टू के बराबर है, लेकिन एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हो एफ सी तो एफ डी के बराबर है, लेकिन सी डी के
बराबर नहीं है, सी डी के बराबर नहीं, तो कैसा हुआ, बहु एक, तो इधर का बहुत, इधर का एक। देखिए यही 4 मेन थे, इसके बाद 4 तो बनावटी हैं, ठीक। तो देखिए इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्यों, क्योंकि आपको आना चाहिए। अगर आपको लग रहा हो कि हमने मेहनत की है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और प्लेलिस्ट से जा करके आप किसी भी चैप्टर की वीडियो एक सीरियल से पढ़िए, आपको 100% मैथ आने लगेगी। मैं दावा करता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़िए, बस जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।